नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। होर्मुज पर संग्राम है और इसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, बल्कि धीरे धीरे इसकी आहट आने भी लगी है। दरअसल अमेरिका के ईरान पर हमले तेज हो रहे हैं तो ईरान का पलटवार भी लगातार जारी है। इससे साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में वैश्विक संकट गहराने वाला है। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से धधक रहा है, जंग की आग में जल रहा है। होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग की आग विकराल होती जा रही है। दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव की तस्वीरें बड़े खतरे की ओर साफ इशारा करती हैं। खतरा तेल और गैस संकट का, खतरा ऊर्जा संकट का, क्योंकि दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई के सबसे अहम रूट होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। ईरान के बंदर अब्बास केशम आइलैंड पर हमले हुए, जिस पर पलटवार करते हुए ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। इससे पहले ईरान होर्मुज बंद करने का ऐलान कर चुका है, जिससे भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हम होर्मुज को अपने कंट्रोल में लेकर रहेंगे, समुद्री आवाजाही को सुरक्षित रखेंगे। अब सवाल ये है कि क्या होर्मुज को लेकर छिड़ी जंग की आग और भड़कने वाली है, और सवाल ये भी है क्या इस आग में पूरी दुनिया झुलसेगी। इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। अमेरिका का महा अटैक। ईरान के 140 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। ईरान का पलटवार। कुवैत समेत कई खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस निशाने पर। मिसाइल बनाम मिसाइल, जवाबी हमलों से दहला मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर विस्फोटक हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़े सैन्य हमलों का दौर देखने को मिला है। अमेरिकी सेना ने ईरान के 140 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन बेस, नौसैनिक ठिकाने और सैन्य कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल होर्मुज से गुजरने वाली व्यापारिक जहाजों और नागरिक नाविकों को निशाना बनाने में किया जा रहा है। बताया गया कि ये हमले 3 घंटे से ज्यादा समय तक चलते रहे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किश्म, सीरी, बंदर अब्बास, जास, बुशहर, खोंदा, बंदर मशहर, बेबहान, अंदिमेश्क, तेजफुल, अहवाज, आबादान और खुर्रम शहर समेत कई इलाकों को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के IRGC ने दावा किया है कि उसने खाड़ी क्षेत्र में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। IRGC का कहना है कि जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर ईंधन टैंक और मिसाइल डिपो को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमेरिकी ड्रोन कमांड सेंटर पर भी हमला करने का दावा किया गया है। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर भी हमला किया गया। कतर के अल उदैद एयरबेस के एक हैंगर को नुकसान हुआ है।
इसके अलावा कुवैत के एक पूर्व यूएन बेस पर आग दिखाई दी। ईरान के IRGC ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी HIMARS मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया कि 2 HIMARS लॉन्चर और हथियारों के गोदाम पूरी तरह तबाह हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए मिसाइलें लोडेड और लॉक्ड हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। तो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि ईरान किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। इस बीच खाड़ी देशों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को MOU पर दस्तखत होने के बाद से जंग के हालात बने हैं। अब तक दोनों देशों के बीच 6 बार एक दूसरे पर हमले हो चुके हैं। ज्यादातर हमले फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद IRGC और ईरानी सेना की सैन्य क्षमता को कमजोर करना है। वहीं ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इन हमलों ने दुनिया भर की सांसें रोक दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। देखिए, इसके कई पहलुओं पर हमने कई दफ़े बात की है, क्योंकि ये युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा है। जो नया मसला शुरू हुआ ये 5 दिन से, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। इसके बहुत सारे एंगल्स आपने देखे हैं। एक खबर और आई, रशिया ने डूम्सडे को यहाँ पर भेज दिया। उनका बड़ा ही ख़तरनाक ये प्लेन है और उसको तबाही वाला प्लेन माना जाता है। एक बात हम करते रहे हैं कि अगर कुछ समय पहले जाएं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के समय, उस समय की परिस्थितियों से आज कंपेयर करें ना, तो ये वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है। लेकिन अब दुनिया बहुत बदल चुकी है, दुनिया के मसले बहुत बदल चुके हैं। इसको आज मैं समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बड़ा ही शानदार पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ हैं मेजर जनरल ध्रुव कटोच, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जनरल कटोच, आपका स्वागत है। प्रोफेसर अंशु जोशी, विदेशी मामलों की जानकार हैं, पढ़ाती भी हैं इन मसलों को। प्रोफेसर जोशी मेरे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर भरत भरई, अमेरिका से लाइव है, बहुत शानदार जानकार हैं, उनको हम खूब सुनते हैं। और शब्बीर मेहदी खान साहब एक बार फिर मेरे साथ ईरान से जुड़ रहे हैं, ईरान के मसलों को अपने तरीके से रखते हैं। जनरल कटोच, शुरुआत आपसे। जैसा मैंने कहा कि अभी रशिया ने भी ईरान को मदद भेजी है, इधर अमेरिका जो है वो भी मानने को तैयार नहीं है, इजराइल के अपने मुद्दे हैं। एक समय वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 ऐसे ही तो शुरू हुआ था ना, कौन किसके साथ में है। फिर कुछ ग्राउंड्स बन जाते थे जहां पर जमकर बमबारी होती थी, कुछ बुरी तरह से तबाह हो जाते थे, तो दुनिया को ये पता लगता था कि इस युद्ध की विभीषिका कितनी बड़ी है। कुछ वैसा ही सब नहीं चल रहा है। धन्यवाद प्रवीण जी। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हम उस रास्ते पे जाएंगे। जो ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई है, एक तो वहाँ पर कन्फाइंड रहेगी और दूसरा जो रशिया और यूक्रेन के बीच में। लेकिन इस समय पर मुझे नहीं लगता है कि ये इससे बाहर जाएगा। तो वो विश्व युद्ध जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि होने वाला नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े देश हैं, चीन इसमें बीच में नहीं आएगा, भारत इसके बीच में नहीं आएगा, अफ्रीका पूरा बाहर है। तो ये अभी तक भी एक गल्फ एरिया में और यूरोप के एक कोने पे, रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पे ये युद्ध जो है ये चल रहा है। जहाँ तक ईरान और अमेरिका की बात है, ये मुझे लगता है, अभी तक भी मुझे लग रहा है कि ये लोकलाइज है। कुछ दिन इस प्रकार से आपस में मिसाइल वगैरह फेंकते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि फिर से एक सीज फायर होने वाला है। हो सकता है कुछ समय लगे। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये जो ईरान ने जो युद्ध किया है, जो शुरुआत की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की न्यूट्रल शिप्स के ऊपर अटैक किया है, शुरुआत मुझे लगता है वहाँ पर है। और मुझे लगता है यहाँ पर ये जो गुडविल ईरान के ऊपर नैरेटिव जब आप बात करते हैं तो बहुत गुडविल थी पूरी दुनिया की। अब जाके मुझे लगता है वो गुडविल जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और मुझे लगता है आगे वाले दिनों में अगर इस प्रकार से चलता रहे तो ईरान के बीच में भी जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन उनकी सरकार के पीछे थी,
वो कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि सभी पक्षों के लिए यही फायदा है कि जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको खोल दें और बातचीत जो है वो फिर से शुरू करें। प्रवीण जी, अब ये आपने बड़ी अच्छी बातें बोल दी, इसलिए कि शब्बीर साहब के साथ बातचीत पिछली बार यही सारे मसले थे, इन्हीं सब पर बात हुई। 3 कमर्शियल जहाज़ों पर क्यों बम मारा, पहले उनको क्यों आपने, बहुत सारी बातें हो गई थी। तो शब्बीर भाई उससे आगे जाते हैं थोड़ा सा, फिर मैं बाकी के मेहमानों के पास जाऊँगा। ये बात तो है कि चलिए मैं कहता हूं कि इसमें एक एंगल पर जाना, आप ज़्यादातर इतिहास की बात करते हैं, आप ज़्यादातर कहते हैं कि देखिए ना उस समय पर क्या, मैं कह रहा हूं आज की परिस्थितियों में ये थोड़ा अड़ियल रुख टाइप का नहीं हो गया कि मरेंगे मारेंगे टाइप का मसला, जो एक आप लोगों का या ईरान का एक स्टैंड रहा है हमेशा से, ये इज्जत की लड़ाई ज़्यादा बन गई है बजाय मानवता को बचाने के। बहुत बहुत शुक्रिया जी, और आपके पैनलिस्ट और दर्शकों को भी नमस्कार और आदाब पेश करते हैं। सही फरमाया आपने, इज्जत की लड़ाई तो है, लेकिन देखिए आपका रिएक्शन और आप जो अक्सुल अमल दिखाते हैं वो सिचुएशन डिमांड करती है, सिचुएशन के हिसाब से आप डिमांड करते हैं। आप देखिए नॉर्थ कोरिया को क्यों यूएस अटैक नहीं करता, उनके पास न्यूक्लियर बम है ये कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ईरान के पास लेवरेज के तौर पर के अपने अस्तित्व को बचा सके कुछ नहीं है सिवाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कंट्रोल नहीं जताता अपना और जो है इजाजत देता कि वो आजाद रहे, और अमेरिका अभी तक भी अटैक कर रहा होता, अब तक शायद ईरान की हालत इराक या अफगानिस्तान से बदतर हो चुकी होती। तो इसलिए उनको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये लगता है ईरानियों को कि हम इस लेवरेज को इस्तेमाल करेंगे, इसको एक न्यूक्लियर बम की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे ये लगता है कि यूएस उसके एरोगेंस में, उसके अहंकार में आकर चाह रहा है कि क्योंकि उसका कोई ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ इस जंग से, तो एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए कम से कम मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के कंट्रोल से निकाल लूं। अब यहां पर यूएस की प्रॉब्लम है, उसका अहंकार है। हमें यह लगता है कि तन्हा सॉल्यूशन यह है कि यूएस इस इशू को, खुद यूएस के एक्सपर्ट्स ये एडवाइस करते हैं, ट्रंप विक्ट्री का ऐलान कर दे और यहां से निकल जाए। तेरे लिए भी ये अच्छा है, दुनिया के लिए भी अच्छा है। यही सॉरी, मैं आपको पता है कि मैं आमतौर पर इंटरप्ट नहीं करता, बट हमने बात की थी, एक एमओयू साइन हुआ, उसमें शर्तें थी, जो जहाज निकल कर जाएंगे उनको छेड़ा नहीं जाएगा, सेफ पैसेज देने की बात ईरान ने कही थी, इसको तो तोड़ा ही है ईरान ने। इसका मतलब ये है कि अभी ये आप अहंकार जिसको अमेरिका का कह रहे हैं, वो तो बैठा हुआ था, वो तो निकलना चाह रहा था किसी तरह, आपने एक मौका दे दिया कमर्शियल जहाजों पर बम मार के। ऐसी बात नहीं है एग्जैक्टली। देखिए उनको, जैसे कि मैंने कहा कि अहंकार था, इसलिए उन्होंने आकर, जबकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में था कि आप अलग से एक पैसेज यूएस कंट्रोल नहीं करेगा, फिर भी वो बीच में आते हैं, ओमान की तरफ से एक रास्ता खोलते हैं। उसको ईरान को सिक्योरिटी थ्रेट नजर आया और वो जो एक ही लेवरेज उनके पास है वो उससे अपने हाथ से निकलता हुआ नजर आया। तो ईरान ने ऐसी हालत में रिएक्ट किया, और हमें यह लगता है कि अभी एक आर्टिकल पढ़ रहे थे कि वो शिप्स, कमर्शियल वेसल्स ही क्यों ना हो, मिलिट्री अगर उनको एस्कॉर्ट करती है, दुश्मन मिलिट्री, तो आपके लिए वो लेजिटिमेट टारगेट्स बन जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या जा रहा है नहीं पता और मिलिट्री के असिस्टेंस में जा रहा है। और ईरान ने बंद करके नहीं रखा है, बल्कि ये कहा है कि जो मैं रास्ता बताता हूं वहां से निकलो। यूएस क्यों यहां पर आकर एक नया रास्ता खोल रहा है, ये सवाल है। तो यूएस की यहां पर ज्यादा हमें गलती नजर आती है। जी, अभी देखिए प्रोफेसर जोशी का मत एक तो ये रहेगा कि भाई ईरान भी कौन होता है, हॉर्मुज जो है उसको रोकने वाले आप कौन, अमेरिका कौन, दोनों ही बराबर के पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हो आप। अपनी वो एक तरह से बपौती जैसा बना लेने का है। अब ठीक है, आपने कह दिया कि हम उसको अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पर यह असुरक्षा पैदा कैसे हुई। लेकिन प्रोफेसर जोशी, ये सारे बिंदु तो हमने डिस्कस किए हैं, बड़ी बात यह है कहीं पर आकर तो रुकना पड़ेगा। अहम की लड़ाई तो दोनों तरफ से है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप भी कम थोड़ी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा प्रवीण जी। और आज जिस बिंदु से आपने विश्व युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से इस चर्चा की शुरुआत की, तो कुछ बिंदु में जोड़ देना चाहती हूँ। वो जमाना अलग था, उस समय की यदि हम शक्ति की परिभाषा को देखें तो वो अलग थी। आज का जमाना अलग है, शक्ति की परिभाषा अलग है। पर जरा प्रथम विश्व युद्ध की ओर आपको ले चलूं। 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था, और कब शुरू हुआ, ठीक 1 महीने पहले इसका ग्राउंड बना। तो जून 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को उनकी बीवी के साथ गोली मार दी गई थी साराजेवो में, और इसके लिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने तब सर्बिया को दोषी ठहराया। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक 10 सूत्रीय माफीनामा और माफी की भी बात हो गई। लेकिन अब इनके पीछे से विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ, मैं इसलिए चर्चा में इस बिंदु को लेकर के आई। तो सर्बिया को प्रोटेक्ट कर रहा था उसका मित्र था रशिया,
और ऑस्ट्रिया हंगरी का मित्र था जर्मनी। अब जर्मनी चाहता था कि मेरी टेरिटरी बढ़े, मेरी शक्ति का विस्तार हो, और रशिया भी यही चाहता था। तो इसमें फिर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को भड़काया कि तुम सर्बिया पर अटैक करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और रशिया ने उधर से कहा कि बिल्कुल ये होने दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो युद्ध का मोर्चा देखिए कि पूरा ये जो इशू था किसके बीच का था, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच का, लेकिन इसमें कूदे कौन, युद्ध किसने शुरू किया, जर्मनी ने और रशिया ने, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स के चलते। और इसके बाद जर्मनी बढ़ा लग्जमबर्ग और ब्रिटेन की तरफ, और फिर इसने महायुद्ध का, विश्व युद्ध का धीरे धीरे करके पूरा रुख जो है उसमें वो तब्दील हो गया। अब आज के समय में चलें, पैलेस्टीन को लेकर के, गाजा को लेकर के, इजराइल के अस्तित्व को लेकर के पश्चिम एशिया में ये संघर्ष चल रहा था, जिसमें ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष था। इसमें फिर अमेरिका कूदा, इसमें खाड़ी के देशों पर फिर रिटेलिएट किया ईरान ने, तो फिर वो कूदे। अब इसमें कहीं ना कहीं बाकी पूरी दुनिया के इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया है ईरान ने। हालांकि एशिया के, यूरोप के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के देश इस युद्ध का आज की तारीख में हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन प्रवीण जी, यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसी तरह ईरान ने चोक किया तो फिर, या चोक रखा, तो फिर आगे चल करके इसमें हो सकता है कि हमको कोई मिलिट्री अलायंसेस जुड़ते हुए दिखें। तो मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध का उदाहरण इसीलिए दिया कि कहां से बात शुरू होकर कहां खत्म हुई थी। ईरान को इस बात को समझना पड़ेगा। एमओयू साइन करके सबसे ज्यादा फायदा ईरान का ही हुआ था। ईरान को 300 बिलियन यूएसडी की एड के रूप में अमेरिका ने घोषणा कर दी थी, मदद की। ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा लिए गए थे। ईरान के न्यूक्लियर मैटर की बात नहीं हो रही थी, ईरान के प्रॉक्सीज की बात नहीं हो रही थी, पर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स को अटैक करके इस युद्ध को एक अलग ही नए टेंजेंट पर, नए डायमेंशन पर धकेल दिया है। तो यहां पर अमेरिका भी उत्तरदायी है, ईरान भी उत्तरदायी है, और मैं एक भारतीय स्कॉलर के रूप में ये देख रही हूं कि इसका जो खामियाजा है ये पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों देशों को समझना पड़ेगा कि जो लड़ाई है वो तो पश्चिम एशिया की लड़ाई थी, वो तो पैलेस्टीन की, इजराइल की लड़ाई थी, वो लड़ाई कहां तक चली गई है ये हम सबको समझने की आवश्यकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इस पर आऊँगा पूरी दुनिया पर असर पर। लेकिन डॉक्टर भरत जो हैं वो मतलब दुनिया की पॉलिटिक्स के साथ साथ में इकोनॉमिक्स के भी बड़े अच्छे जानकार हैं। डॉक्टर भरत, ये जो मसला है ये इस तरफ भी इशारा करता है कि एक तरफ दुनिया है, मतलब चीन भी है, अन्य देश भी हैं, लेकिन ये अपनी इकोनॉमी और कहाँ पर जाना है और कितना सहयोग करना और बोलचाल तक सीमित रहते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब उसके साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है जिससे वो ध्यान भटकाना चाहता है। क्या अमेरिका के साथ ऐसा ही इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में है, और क्या यही वजह है, मतलब ऐसा मुझे लगता है, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या ये मैं सही कह रहा हूँ नहीं, कि सारा का सारा ध्यान युद्ध पर, लड़ाई पर, और ज़रा सा मौका मिल जाए और उसके बाद में बिल्कुल चढ़ाई कर दो, कोई मौका चूकना नहीं है, जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। या थोड़ा आप मुझे करेक्ट करें। प्रवीण जी, सब लोग सोचते हैं अमेरिका उसमें क्यों पड़ा है, लेकिन देखो 1970 से पश्चिमी देशों के साथ जो खाड़ी के देश है उसके डिफेंस अलायंस होते हैं। देखो, भारत का भी डिफेंस अलायंस है यूनाइटेड अमेरिट के साथ, वो दूसरों को भी मदद करते हैं। हाँ, डिफेंस अलायंस में कितना सपोर्ट देंगे वो अलग होता है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि पहले ब्रिटेन के साथ था, अब अमेरिका जब महासत्ता बनी तो अमेरिका के साथ उसका डिफेंस अलायंस है। तो ये जो खाड़ी के देश है उसके अमेरिकी बेस क्यों है? वो छोटे छोटे देश हैं, उसको ये डर था कि ईरान उसको खा जाएगा, और जब जो ईरान आज कर रहा है वो रीइंफोर्स करेगा और राज्यों को कि आपको अमेरिकी के साथ दूसरे देशों के पास जाना कोई चारा नहीं है, क्योंकि ईरान उसके पर अटैक करेगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट या कुवैत या बहरीन या कतार कैसे डिफेंड करेगा? वो बोलता है ईरान बिल्कुल दादागिरी कर रहा है। आपने दूसरा एंगल नहीं बात किया है, वो है शिया सुन्नी। ये आयतोला जब मरे उसके 6 हफ्ते पहले उन्होंने बताया था हम बैटल ऑफ करबला का बदला लेंगे, तो वो भी एंगल शिया सुन्नी का है, क्योंकि वो खाड़ी के देश है, सब सुन्नी देश है। इराक एक शिया देश है। इराक किसके साथ मदद लेता है? हुथीस, वो तो सब शिया है। लेबनान की बात कर रहा है। अब लेबनान तो 2000 किलोमीटर ईरान से दूर है। लेबनान की अपनी सरकार है, अपने प्रधानमंत्री है, अपने प्रमुख है, उसकी 30% आबादी शिया है। तो उन लोगों को पैसा देकर, शस्त्र देकर ईरान ने
उनको बागी बना दिया। तो लेबनान में 30% शिया है, 70% सुन्नी और क्रिश्चियन है। तो ईरान धर्म के नाम पर लोगों को बहलाकर वहाँ लड़ाई करवाता है। देखो सऊदी अरेबिया में सपोर्ट किया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने सपोर्ट किया था यमन की सरकार को जो सुनी थी, उन्होंने हूथी को बागी बनाकर उनको शस्त्र दिया। तो हूथी अपने ही सुन्नी भाइयों के साथ लड़ते हैं यमन में, और दूसरी तरह बंद अब्बास में बोलते हैं कि हम उसको ब्लॉक कर देंगे। तो ये जो लड़ाई हो रही है, खाड़ी देशों को अपना इंटरेस्ट है प्रोटेक्ट करने के लिए, और शिया सुन्नी का एंगल है उसमें। अब अमेरिका के बाद देखें इकोनॉमिक, दुनिया में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल का उत्पादन कौन करता है? अमेरिका, $15 मिलियन, और अमेरिका एक्सपोर्ट भी करता है। जून महीने में 2026 नंबर 4 एक्सपोर्टर टू इंडिया वाज अमेरिका। अच्छा, जून 2026 में भारत ने, मैं आपको नंबर बताऊं, 1,100,000 मैट्रिक टन नेचुरल गैस का इंपोर्ट किया भारत देश ने। उसमें से 773.78, तो 65%, 2/3 नेचुरल गैस टू इंडिया केम फ्रॉम वेयर? अमेरिका। America is the biggest producer of natural gas in the world, not Saudi Arabia, not Qatar, अमेरिका। तो अमेरिका सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। जब रशिया का इंपोर्ट बंद कर दिया यूरोप में नेचुरल गैस का, वहाँ से आता है उसका गैस सबसे ज़्यादा आता है अमेरिका से, दूसरा आता है अल्जीरिया से, तीसरा आता है ऑस्ट्रेलिया से। तो अमेरिका को नेचुरल गैस, लोग बोलते हैं हाँ उसको ऑयल चाहिए, नहीं चाहिए अमेरिका को। अमेरिका तो दुनिया में एक्सपोर्ट करता है ऑयल, और एक्सपोर्ट नेचुरल गैस करता है। तो ईरान के पास तो कितना है? ईरान का प्रोडक्शन तो अभी 1.5 समझ गए आपका ये पॉइंट। आप कह रहे हैं ये जो बार बार कहते हैं ना तेल को कब्जा करने के लिए, तेल का तो ऐसा कुछ नहीं है वो लेकिन आप उससे पहले जो बात कर रहे थे ना उस विषय पर तो मैं एक पूरी चर्चा करना चाहता हूं। हालांकि वो पैनल में अभी हम धर्म पर बहुत जाएंगे, शिया सुन्नी पर एक एंगल जरूर है। मैं जनरल कटोच के पास जाऊं उससे पहले शबीर भाई मुझे एक चीज़ तो आप बताइए, ये जिस विस्तारवादी नीति की बात आप कहते हो ना, या इजराइल पर जो आप आरोप लगाते हो कि उसने कब्जा लिया, वो वेस्टलैंड को देखो और ये देखो फिलिस्तीन के इलाके को, पहले छोटा सा था फैलते फैलते बड़ा हो गया, ये विस्तारवादी नीति का असली आरोप तो आप पर लगता है। आपके जो साथी वो फिर वो सुन्नी शिया वो आप समझ लेना, वो मुझे इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन आप पर ज्यादा आरोप आता है कि आपसे डरे बैठे हैं, आप ही कब्जा जाओगे, उनको खत्म करने की कसम तो ईरान ने खा रखी। डेथ टू एवरीवन, जो मतलब बहुत सारे टारगेट पर हैं, ये ईरान का सब्जेक्ट चलता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये सारी चीजें वेस्टर्न नैरेटिव हैं, यहाँ पर बुलाया गया था इकोनॉमिक बातें करने के लिए, लेकिन धर्म की बातें करने लगे। असल में ये है कि देखिए यही 1979 से पहले का ईरान था, जो शासन जो था वो शाह का शासन था, इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं था। इनकी और सऊदी की दोस्तियां कितनी गहरी थी आप देखिए। ईरान तभी भी शियाई था ना, और सऊदी अरब तभी भी सुन्नी था ना, तो वहां पर क्यों दोस्ती हो रही है? तो यहाँ पर धर्म का मसला नहीं है, बल्कि मैं आपको शॉर्ट में कहता हुआ चलूं, हमारी तरफ से जो हम नैरेटिव पेश करना चाहते हैं वो ये है कि देखिए एक तरफ एक इंपीरियल प्रोजेक्ट है, इंपीरियल प्रोजेक्ट है जो इस खाड़ी को खा जाना चाहता है, उसके रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। ये जो कह रहे हैं कि यूएस का मसला पेट्रोल का नहीं है, आज की ही रिपोर्ट है कि यूएस के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं 320 मिलियन बैरल से कम हो चुके हैं। 1983 के बाद से सबसे ज्यादा जो कम रिजर्व है वो आज इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में और कम होने वाली हैं। ये यूएस की तरफ से नैरेटिव है कि ये सुन्नी शिया इशू है, बल्कि ये एक इंपीरियल इशू है। इसराइल को भी हम जो है इस इलाके में एक इंपीरियल आउटपोस्ट, एक कॉलोनियल आउटपोस्ट की तरह देखते हैं। यूएस इसराइल के जरिए से इस रीजन को पकड़ के रखना चाहता है, जैसे कि हुआ आप देखें सऊदी अरब इसराइल के हाथ में है, यूएई इसराइल के हाथ में है, बहरीन इसराइल के हाथ में। ईरान इसको चैलेंज कर रहा है। अब जब इसको चैलेंज कर रहा है ईरान, तो सारा अटैक ईरान के ऊपर होता है। हम ये नहीं कहते कि ईरान परफेक्ट है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि ईरान चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि हम यूएस और ये कॉलोनियल प्रोजेक्ट से नहीं, पर इसमें ये भी एक बात जो है ना अधूरी सी लगती है, जो अब्राहम अकॉर्ड में साथ में आ गए, जिन्होंने मान्यता दे दी, आपने उन सबको कर दिया कि ये इनके कंट्रोल में है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई मान्यता दे दे, इजराइल को मान्यता देने वाले दुनिया में बहुत सारे देश हैं, आप सबको बोलेंगे कि वो तो कंट्रोल में आ गए, बस हम मान्यता नहीं दे रहे तो हम कंट्रोल में नहीं है। ये कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं आप रखिए इसराइल का कॉन्टेक्ट, लेकिन फलस्तीनियों को पहले स्टेट हुड सेल्फ डिटरमिनेशन का राइट दीजिए,
उसके बाद जो करना है करिए। उसके बाद हम किसी पीस प्लान को, जब तक ये नहीं होता, हम किसी पीस प्लान को इस रीजन में मानने के लिए। मैं समझ गया आपकी बात। क्या होता है ना कई बार शब्बीर भाई की एक समय के बाद में थोड़ा मैं तो आप लोगों जितना ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन एक समय के बाद में समझ में आ जाता है कि बात कहाँ जाकर अटकेगी और आप किस बात पर अटके रहेंगे, तो उसको वहीं पर छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जनरल कटोच, एक बार फिर बात सामरिक दृष्टिकोण से अगर समझी जाए तो आपने जो एक बात कही थी विश्व युद्ध, जो मैंने पहला सवाल किया था, प्रोफेसर जोशी ने उसको बड़े खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ाया कि बात शुरू, चिंगारी तो ऐसी होती है, तो धधकती हुई आग तो बाद में दिखाई देती, पर चिंगारी जो है वो एक ऐसे भूसे के ढेर के पास लगी हुई है जिसको चेतने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं, देखिए कुछ फर्क है और ये मैं समझाता हूँ आपको। 1914 और 1918 की 1914 और 1939 की जो लड़ाई हुई है, दो बड़े विश्व लड़ाई है। दुनिया की स्थिति क्या थी? पूरा ज़्यादा के ज़्यादा दुनिया जो है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में थी। आप ले लो, अफ्रीका ब्रिटेन के कंट्रोल में, ब्रिटेन या वेस्टर्न पास के कंट्रोल में, एशिया वेस्टर्न पास के कंट्रोल में, ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न पास के कंट्रोल में। तो ज़्यादा करके जो दुनिया थी इन वेस्टर्न पास के कंट्रोल में थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो सबसे ज़्यादा सैनिक तो भारत के थे। तो अब जाके वो स्थिति अलग है। अब जाके दो मेजर पावर्स जो है, एक है भारत, दूसरा है चीन। 3 बिलियन तकरीबन पॉपुलेशन है। विश्व की आधी पॉपुलेशन तो इधर है। अफ्रीका को आप अलग रख दो, अफ्रीका इस लड़ाई में के बीच में नहीं आने वाला है। भारत इस लड़ाई के बीच में नहीं आने वाला है। भारत में आएगा, पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं आएंगे बीच में, तो कौन रह गया अभी? बस ये अरब देश के अंदर ये जो छोटी सी लड़ाई है ये चलती रहेगी। एक और रूस के एक कोने पे, जहां पर एक ही धर्म के, एक ही जो क्रिश्चियन जो सब सेक्ट है वो एक ही है। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को फाइट को सपोर्ट को मैं जनरल कटोच बस इतना समझना चाह रहा था कि अभी देखिए ये डूम्सडे करके भेजा, आप तो ज्यादा जानते होंगे उसके बारे में, थोड़ा बताइएगा भी। ये रशिया ने भेजा, ईरान को दिया, अमेरिका है ही, इजराइल अपने आप में एक ताकत है, ईरान अपने आप में एक ताकत है, रशिया आ गया, रशिया अलग उलझा हुआ है। अब बचता क्या? मैं तो और रिवर्स में पूछता हूँ। नहीं, देखिए एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ आपको। जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो वेस्टर्न पास बाकी जो है वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा चलो ये अच्छा मौका है रूस को कमजोर करने का। वो यूक्रेन को लड़ाते गए, अभी तक भी लड़ाते जा रहे हैं। मर कौन रहा है? यूक्रेनियंस मर रहे हैं, पैसा दे रहा है यूरोप, और रूस को नुकसान हो रहा है। अब जाके जब ईरान और ये इजराइल के बीच में युद्ध हुआ और अमेरिका उसके बीच में आ गया, तो इन रूस ने देखा भी ये मौका मेरे पास है। वो जाके उसने ईरान को हथियार सपोर्ट किया, इंटेलिजेंस सपोर्ट किया। ईरान में इतनी काबिलियत नहीं है। ये जो इंटेलिजेंस सपोर्ट मिला है पिन पॉइंट एक्यूरेसी का सैटेलाइट्स के जरिए से, वो रूस और चीन से आया है। ये बहुत बड़ी मदद होती है। ये तो एक, लेकिन मैं कुछ दो तीन चीज़ें और मैं बहुत जल्दी बोलना चाहता हूँ। देखिए ये शबीर मादी जी ने बताया कि ये असूल की लड़ाई है। देखिए जो प्रिंसिपल लड़ने वाले हैं वो है इजराइल और पैलेस्टाइन, और पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे थे पूरे अरब देश। अरे भाई साहब, ये तो ईरान की लड़ाई थी नहीं, आप क्यों बीच में आए? लड़ाई किसी और की है। आप समझते हो कि आपने पूरी दुनिया का ठेका लिया है। अरे भाई साहब, आपने पूरी दुनिया का ठेका नहीं लिया है। ठीक है, आप अपनी जगह पर रहिए, ये आपकी लड़ाई नहीं थी। दूसरा, और ये जो भरत साहब है, मैं उनके साथ भी कहना चाहता हूँ, ये जो आप इकोनॉमी की बात जो आप कर रहे हैं, मैं जो मेरे सामने एनालिसिस आ रहा है वो दूसरे किस्म का है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेशक ईरान ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन उसकी अहमियत बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। देखिए ऑल्टरनेट रूट शुरू हो जाएंगे। 2 देश इसमें बहुत पावरफुल होने वाले हैं, एक सीरिया और दूसरा टर्की। जो अरब देश के जो लोग हैं वो सीरिया के जरिए मेडिटेरेनियन के रास्ते पे यूरोप को तेल सप्लाई कर देंगे, और वहां से रेड सी के थ्रू या कोई और तरीके से रूटिंग हो जाएगी। ईरान का ये कम हो जाएगा। और दूसरी बात पे ये बताना चाहता हूं, जहां तक भारत जैसे देश है, कुछ भी हो जाए भी हॉर्मुज में, हमको सप्लाई साइड का प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं आपको यकीन दिला देता हूं। सप्लाई साइड में भारत को प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस वाइज प्रॉब्लम है। कीमतें बढ़ जाएंगी ये मैं मानता हूं, लेकिन सप्लाई कम नहीं होगी, राशनिंग नहीं होगी। तो ये जो लड़ाई कर रहे हैं, ये मैं समझ रहा हूँ ईरान ने बहुत गलती की है इस समय पर। उनको नहीं करना चाहिए थी। पूरा विश्व उनके साथ था,
और जब एक बार उन्होंने पीसफुल शिप्स के ऊपर हमला कर दिया तो ये मैं समझता हूं बहुत बड़ी भूल थी। पूरा विश्व उनके अगेंस्ट चला जाएगा। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, विश्व की बात छोड़ो, आप 2 या 3 महीने में देखिए, मैं आपको यकीन करके बताता हूं, ईरान की जनता ये आयतुल्ला और IRGC के विरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं ये अपने देश को। जी प्रवीण जी, मैं शबीर भाई आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रोफेसर जोशी को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहूँगा, क्योंकि उनका मत मुझे पता, मुझे ये भी पता है आपने इन सवालों के जवाब भी दिए हैं, मुझे ये भी पता है कि आपका स्टैंड इस पर क्या रहेगा। हालांकि मैं फिर से सुनना भी चाहूँगा उसको, हो सकता है उसमें कुछ बदलाव आए। लेकिन प्रोफेसर जोशी, लड़ाई इनकी थी नहीं, फिर भी ये लड़ाई में है, लेकिन इज्जत की लड़ाई है, इस बात को स्वीकार करते हैं। ठीक है, इज्जत की लड़ाई, तो इज्जत कैसे खोदें। दूसरी बात यह है कि ये स्टैंड है ईरान का, और ईरान का ये स्टैंड रहा तो ठीक है, हमास है, हिजबुल्लाह है, इनकी मदद करते रहे। प्रॉक्सी वॉर चलता रहा, आमने सामने से इन्होंने भी नहीं लड़ा, तो प्रॉक्सी तो बहुत लोग लड़ते हैं। अमेरिका के प्रॉक्सी तो कहाँ कहाँ पे, और दुनिया में किस किस के प्रॉक्सी कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी हम सब जानते हैं। तो ऐसे में अभी वर्तमान में ईरान क्या और कर सकता है, मतलब वो क्या करे, क्या मतलब सरेंडर कर दे अमेरिका के सामने, या ये बोले कि चलो ठीक है सब मार दिया, ख़त्म कर दिया, अब भैया छोड़ दो हमको, हम हार गए, ये स्वीकार कर ले, तो अमेरिका प्रसन्न हो जाएगा, जो कि ईरान करेगा नहीं। प्रवीण जी, पहली बात तो ये ईरान की आइडेंटिटी या इज्जत की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं थी। मैं आपको बताऊं, ये जो भी इजराइल और पैलेस्टीन को लेकर के एक संघर्ष चल रहा था, जिसका सोल्यूशन भारत हमेशा से सुझाता आया है कि जो एक 2 स्टेट सोल्यूशन है, क्योंकि जेरूसलम की और यदि हम देखें और मैं एंशिएंट हिस्ट्री की ओर जाऊं, तो वो प्रॉमिस लैंड जो है वो पैलेस्टीनियंस के लिए भी रहा है, और जो इजराइल के यहूदी हैं उनके लिए भी रहा है। इसीलिए इजराइल में बसाया गया यहूदियों को, और ये इजराइल का फॉर्मेशन। अब बहरहाल आपके प्रश्न पर आती हूँ। ईरान इस लड़ाई में कूदा। अमेरिका ने जब पिछले वर्ष अटैक किया था तो 12 दिनों की एक प्रिसाइज लड़ाई चली, और उसके बाद एक प्रॉक्सीज के माध्यम से ईरान ने जवाब दिया था। इस बार ईरान ने आसपास के तमाम गल्फ कंट्रीज पर अटैक किया, और ये कह देना कि वहां यूएस बेसिस हैं इसलिए अटैक किया तो बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि सिविलियंस पर अटैक हुआ, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा। फिर यदि मैं इसमें ये देखूं कि ईरान के वेस्टेड इंटरेस्ट या उसकी स्थिति क्या थी, तो वहां तो जनता पहले ही सड़कों पर थी। ईरान में अमेरिका के अटैक करने से पहले, और यही ट्रंप की मिसकैलकुलेशन हुई, तो वहां पर तो महिलाएं, बच्चे, जेनजी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे वर्तमान सरकार के खिलाफ, IRGC के खिलाफ, क्योंकि वे भी जो ये हार्डलाइनर्स की जो लाइन है, सत्ता का जो ये पूरा रुख वो देख रहे हैं 1969 के बाद से, जिसमें ईरान के बाकी देशों के साथ रिश्ते चौपट हो गए। जो 1969 के पहले का ईरान था और 1969 के बाद के हम ईरान को देखते हैं, तो पर्शियन कल्चर की आपको कोई झलक नहीं मिलेगी। एक कट्टरपंथी जिहादी शक्तियों ने ईरान को अपने हाथ में ले लिया था। तो महसा अमीनी से लेकर के महिलाओं की क्या स्थिति हुई, जेनजी की क्या स्थिति हुई, इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ा, किस तरह से प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने के चक्कर में ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर लिया। जो एक्सपर्ट्स आकर के ईरान से आते हैं और कहते हैं टीवी चैनल्स पर कि अमेरिका के लगाए सैंक्शंस की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था खराब हुई, नहीं भैया, आपने जो आतंकवादी संगठनों को पालने पोसने पर पैसा खर्च किया उसकी वजह से आपकी अर्थव्यवस्था खराब हुई। तो इस पूरे युद्ध में इस बार घुटने टेकने की कोई बात नहीं थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज करने की भी बात नहीं थी, यहां रिजीम चेंज करने की बात थी, जिसका कारण बता करके ट्रंप ने इस बार ईरान पर अटैक किया। ये न्यूक्लियर मैटर की भी बात नहीं थी, और वो रिजीम आज नहीं तो कल प्रवीण जी ईरान में बदलेगा जरूर। और मैं आपको फिर इतिहास में अगर ले चलूं तो तब की शक्ति की परिभाषा अलग थी, युद्ध के तरीके अलग थे। अब शक्ति की परिभाषा में इकोनॉमिक पावर भी जुड़ गई है और युद्ध के तरीके बदल गए हैं। तो अब तो केमिकल वेपन्स भी हमको इस्तेमाल होते हुए दिखाई पड़ते हैं, साइबर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से युद्ध होता हुआ दिखाई पड़ता है। अभी तक आप एक बात बताइए, अमेरिका ने एक भी बूट ऑन ग्राउंड उतारा है क्या ईरान? तो ये युद्ध के तरीके भी तो पूरी तरह से बदल गए हैं। हम इसको भी तो देखें, हम जिस जमाने के युद्ध की बात कर रहे हैं उसमें युद्ध की अपनी परिभाषा बदल चुकी है। तो होगा क्या, जो मुझे समझ में आ रहा है कि जब ये तमाम देशों के, इसमें तो चीन के भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, रशिया के भी हैं, यूरोप के देशों के भी हैं, एशिया के देशों के भी हैं, जब ये इंटरेस्ट प्रभावित होंगे, जब आसपास के देशों की इकोनॉमीज प्रभावित होगी, तो फिर ईरान घिरेगा। तो आप जो कह रहे हैं ना कि ईरान क्या घुटने टेक दे, घुटने टेकने की बात ही नहीं थी। अच्छा खासा ये MOU साइन हुआ था, इससे ईरान मैं को समझ हर गया, प्रकार ये से फायदा हो था रहा जो था। आपने 2 बार था बोला ना, इसी पे था तो नहीं, लेकिन अब हो गई है क्या, यही थी। पर मैं समझ गया वो बात। अभी 2 पॉइंट निकल कर आए। जो जनरल कटोच ने कहा कि इस मौके पर कमर्शियल जहाज़ों पर जो वार किया गया वो ईरान की बड़ी गलती है, पहली चीज़।
आपने जो पॉइंट रखा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इकोनॉमी गड़बड़ाई इसलिए नहीं कि कोई और कारण थे जितने इकोनॉमिक्स के गिनाए जाते हैं, बल्कि इसलिए जो बात कही शबीर साहब ने, कहा भी बड़े उससे उन्होंने तल्ख तेवर में कहा, जब मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि नहीं धर्म की बात करने के लिए थोड़ी बुलाया था, इकोनॉमिक्स की बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन है तो असली बात यही। फिलिस्तीन, लेबनान, इन सब के झंझट में ईरान पड़ा क्यों? झंझट शब्द मैं जानबूझ के कोट कर रहा हूं क्योंकि वो मसला पूरी दुनिया का मसला हो सकता है, लेकिन ईरान ने उसको बड़े पर्सनल लेवल पर ले रखा है, ऐसे जैसे कि ईरान का अपना हित है, ईरान की अपनी जमीन जा रही है, वो मान के कम से कम ऐसा चलता है। ये दो बिंदु आए हैं। डॉक्टर भरत, एक होर्मुज वाली जो बात है ना, उस पर मैं चाहूंगा आपकी टिप्पणी जरूर, क्योंकि जनरल कटोच ने एक थोड़ा सा हमको एक डिफरेंट दिशा भी दिखाई कि तुर्की को भी फायदा हो सकता है या अन्य रूट्स जो हैं, अल्टरनेट रूट्स जो हैं वो शुरू हो सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ होर्मुज के कंट्रोल के लिए अमेरिका भी जो है पूरी दुनिया को बचाना चाहता है आपदा विपदा से, उसे भी बहाना चाहिए बस। जनरल कटोच ने जो बोला है बिल्कुल सही है और वो शुरुआत होने वाली है, नहीं शुरुआत है। देखो, सऊदी अरेबिया ने सेकंड गल्फ वॉर के बाद एक बड़ी पाइपलाइन 7 मिलियन बैरल, तो सऊदी अरेबिया की ऑयल एक्सपोर्ट 7 मिलियन बैरल है। तो पर्शियन गल्फ में रास तनूरा, वहाँ से यर्बन जो जाता है रेड सी में, वो पाइपलाइन एक्टिव है और सऊदी अरेबिया को कोई नुकसान ये लड़ाई में नहीं हुआ है, क्योंकि उसने जो एक्सपोर्ट सी से करते थे, जहाज से, वो ऑयल से करते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरेट ने ऑयल पाइपलाइन अबू धाबी से फुजायरा, वहाँ से 1.9 मिलियन बैरल अभी भी एक्सपोर्ट कर रहा है। अब आप देखो, जून महीने में भारत में कच्चा तेल कहाँ से आया? 50% आया रशिया से, नंबर 2 आया यूनाइटेड अरब अमीरेट से। कैसे आया यूनाइटेड अरब अमीरेट से? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, फुजायरा से। तो अब क्या हो, और भारत ने वो भी जाहिर किया कि ओमान से गुजरात, भारत में पाइपलाइन 2000 किलोमीटर की अंडर से डालेंगे, वहाँ से ऑयल और गैस आएगा। अब जो कटोच साहब ने बोला बिल्कुल सही है, इराक के पास अभी भी एक पाइपलाइन है, लेकिन वो छोटी है, करीब 7,50,000 बैरल की है। तो वो टर्की से और सीरिया से। एक बड़ा बदलाव हुआ है जो अभी डिस्कस नहीं हुआ है, वो सीरिया है। सीरिया में 51 साल पहले जनरल हाफिज असाद, जो शिया थे, अलावाइट शिया, वो एयरफोर्स के कमांडर थे। उन्होंने बागी किया और वो खुद सीरिया के डिक्टेटर प्रशांत जो बोले हो गए। फिर वो जब मर गए तो उसका बेटा बशार अल असाद वो राजा बन गया, डिक्टेटर बन गया। तो ईरान ने जो गुस्ताखी की है, जो शिया है लेबनान में, उसके शस्त्र कहाँ से आए? लैंड कॉरिडोर बनवा दिया, ईरान से सीरिया और सीरिया से लेबनान। तो ये जो चल रहा था, पैसा शस्त्र जो जा रहा था हिजबुल्लाह को, वो सब ईरान भेजते थे सीरिया के माध्यम से। अब 1.5 साल पहले वो बदल गया। वहाँ के जो सुन्नी है, जो करीब 74% है और शिया 14% है, तो अभी वहाँ भी आप ऐसे बोले तो अपार्थाइड चल रहा था कि 14% शिया और 74% सुन्नी। मैं आपको सब बताऊँ तो मुझे काफ़ी सीरियन दोस्तार हैं हमारे, सब बात करते हैं। तो वो बोलते थे कि काफ़ी सुन्नी लोगों को उसने मार डाला। हमारा एक पार्टनर है सीरियन, डॉक्टर है, एक ऑन्कोलॉजिस्ट, उसका जब बाप मर गया 10 साल पहले, तो गया भी नहीं सीरिया अपने बाप के फ्यूनरल में, बोला कि मैं जाऊंगा तो मैं वापस नहीं आऊंगा। तो अब जो सपोर्ट चल रहा था हुथी को और उस तरह लेबनान में हिजबुल्लाह ईरान से, वो बंद हो गया है। ये जो नया प्रमुख है, और आप बोलो वो ट्रंप को मिलने के लिए टर्की भी गया था, अल शरा, और सऊदी अरेबिया उसको काफ़ी मदद कर रहा है। तो अब क्या होगा कि ये पाइपलाइन सीरिया से भी जाएगी भूमध्य समुद्र में। तो ये जो ईरान की पकड़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो बहुत कम हो जाएगी। आप देखो 3 साल में उसका महत्व तो 20% भी नहीं रहेगा। लैंडलाइन से और पाइपलाइन से सब चला जाएगा। मैं समझ गया डॉक्टर भरत, बड़ी खूबसूरती से आपने पाइपलाइन इकोनॉमिक समझा। आपकी बात में शिया सुन्नी आ ही जाता है, और मतलब वो शिया सुन्नी वाले एंगल को आप ठीक ठाक तरीके से जचा देते हैं।
और दर्शक सोचने भी लगते होंगे कि यार असली मसला तो यही है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, शिया सुन्नी वाला ही मसला असली मसला दिखाई दे रहा है। प्रवीण जी, मुझे दूसरा भी एक पॉइंट है, आप मुझे बुलाइए, जो अभी डिस्कस नहीं हुआ है। वो आप बोलेंगे अभी, ठीक है, चलिए आप रखिएगा, उसको याद रखिएगा, मैं आता हूँ। लेकिन शब्बीर साहब, अब जब इतनी बात हो गई है तो थोड़ा हमको समझा दीजिए ना, शिया सुन्नी का मसला है। सो मैंने जैसा बताया, मैं बहुत सुना है, मैंने बहुत जानता भी हूँ, मैं भी सुनता हूँ, मेरे पास भी ऐसे कई लोगों की बातें आती हैं, कई मुस्लिम मित्र हैं वो भी समझाते हैं हमको, लेकिन दुनिया को समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है सबसे गहरी लड़ाई तो पहले तो इन्हीं देशों के बीच में या शिया सुन्नी के बीच में, फिर यहूदी ईसाई कह लीजिए, ये भी भाई हैं, यहूदी ईसाई मुस्लिम कौन से अलग हैं, एक ही घर के हैं, एक ही पिता के बच्चे हैं, लेकिन असली लड़ाई इन्हीं के बीच में चल रही पूरी दुनिया में। और आप कह रहे हैं ये धर्म की बात ही नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, तो इकोनॉमिक्स की लड़ाई है। जी हाँ, देखिए बहुत ज्यादा डीप है, जितना यहाँ पर समझा जा रहा है और आसानी से इसको बयान नहीं करता, लेकिन सोच सकता हूँ कि इस सेंचुरी में ये लड़ाई जो है, खासकर कम्युनिज्म के बाद, World War I के बाद, ये लड़ाई सुन्नी नहीं है, बल्कि एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट। मैं आपको थोड़े से वो एग्जांपल देता हूँ। यही तो 2015 से पहले बहुत बड़ा एली था सऊदी अरब का, वहाँ पर जो रूलर थे अली वाले, वो खुद एक शिया थे, ज़ैदी। मैं माफी चाहूंगा शब्बीर साहब, आपकी आवाज हम तक बहुत साफ आ नहीं रही है, कुछ नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। एक बार फिर ट्राई करते हैं, बोलिए। ठीक है, अब ठीक है? हाँ, बेहतर है, बेहतर जी। हाँ, देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2015 से पहले एक यही यमन था और उसके प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह जो एक शिया ज़ैदी लीडर थे, और ये आले थे सऊदी अरब के। नहीं, शब्बीर साहब, हम फिर से कोशिश करेंगे। आपको देख पा रहे हैं कुछ ऑडियो का इशू आ रहा है, कोई नेटवर्क का इशू है, मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए। लेकिन तब तक जनरल कटोच, आप मुझे बताएं इस पर थोड़ा सा, क्या ये दुनिया में जो लड़ाई है ये धन की लड़ाई, हालांकि हम जानते हैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा फैक्टर होता है, लेकिन धन ज़्यादा या धर्म ज़्यादा बड़ी चीज़ यहाँ पर दिखाई? ये जो ईगो है ये धन से उतना नहीं आता जितना धर्म और पहचान से आता है, जैसा कि इजराइल, ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन और इजराइल, ये सब इनके बीच में जो चल, या फिर वो जो अरब देशों की बात अभी हो रही थी उनको भी ले ली। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि ये धर्म की लड़ाई है उस प्रकार की कि शिया सुन्नी की लड़ाई है। मैं समझता हूँ ये इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल करने की लड़ाई है। कौन होगा इस्लामिक वर्ल्ड का जो सबसे जो कंट्रोल खलीफा तो तीन लोग इसमें बीच में चलने चाहिए। एक सऊदी अरेबिया बनना चाहता है, दूसरा तुर्की, क्योंकि पहले तो तुर्की था, तुर्की ने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल किया था, और ईरान। तो ये तीन जो हैं ये इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। अब आप इसको किसी भी रुख से ले लीजिए, वो अपनी कोशिश करेंगे उस कंट्रोल को लाने के लिए। तो मैं इस जो धर्म की बात है, मैं उस लेंस से देखता हूँ प्रवीण जी। जी, तो आप मुझे बताएं प्रोफेसर जोशी, आपका तो ये विषय रहा है, आपने मुझे याद है आपसे बात होती थी तो इस विषय पर भी बड़े गहराई से आप अपनी टिप्पणी रखती थी। तो मुझे बताएं आप थोड़ा सा कि ये धर्म वाला, फिर सवाल वही है, धर्म या धन कौन सा बड़ा है? जनरल कटोच ने तो अपना मत रख दिया है। प्रवीण जी, अगर ये सिर्फ प्योरली धर्म की लड़ाई होती, सिर्फ शिया और सुन्नी की लड़ाई होती, तो पाकिस्तान और ईरान के बीच में बहुत अच्छे संबंध कभी नहीं हो पाते। तो आज के जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वहां पर आइडेंटिटी या धर्म के साथ साथ धन जो है वो शक्ति की परिभाषा का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट बन के उभरा है। और इसीलिए एक धार्मिक अस्तित्व और पहचान की दृष्टि से मेजर जनरल कटोच ने बिल्कुल सही बात कही, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि तुर्की, सऊदी और ईरान, ये तीनों चाहते हैं कि हम वो एकमात्र ऐसे सुप्रीम देश रहें जो बाकी के इस्लामिक देशों पर हुकूमत करें। लेकिन इसमें अब जो यूएई जैसा देश है या इराक जैसा देश है या बहरीन को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, तो फिर हमको दिखाई पड़ता है कि ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में भी अलग अलग पैमानों पर अलग अलग किस्म की कंपटीशन है। तो ये एक बिंदु हम समझें। और दूसरा हम इस बात को समझें कि ईरान ने 1969 के पहले का ईरान, में फिर इस बात पर आऊंगी, 2500 वर्ष पुराना पर्शिया, 1969 के पहले का ईरान और 1969 के बाद का ईरान, तीनों के यदि आप स्वरूपों को देखेंगे तो तीनों के स्वरूप आपको बिल्कुल भिन्न नजर आएंगे।
तो जो ये अभी वाला ईरान है, ये बिल्कुल कट्टरपंथी जो जिहादी शक्तियां हैं उनके द्वारा डोमिनेटेड ईरान है। और यही कारण है कि इस ईरान को उसके न तो आसपास के बाकी के मुस्लिम देश एक्सेप्ट कर पाते हैं, न दूसरे सिर्फ एक इस्लामिक वर्ल्ड के नहीं, दूसरे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाले देश हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और वहां की अपनी जनता एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। और एक बिंदु जोड़ना चाहती हूँ प्रवीण जी, क्योंकि पाइपलाइंस पर चर्चा हो रही है, तो मैं एक बात बता दूं कि ये बिल्कुल सही बिंदु चर्चा में जोड़ा गया है कि जो सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, पोर्ट ऑफ यांगू और रेड सी को जोड़ते हुए आगे बढ़ती है, ये एक्टिवेटेड है, ये इस पर काम चल रहा है। लेकिन स्केल और स्पीड की बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 करोड़ बैरल ऑयल प्रतिदिन जाता है, और इसकी जो क्षमता है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की, यहाँ चैलेंज ये है स्केल और स्पीड का। तो यहाँ से अभी 70 लाख बैरल जो है ऑयल भेजने की कैपेसिटी है इसकी, तो इसकी कैपेसिटी बढ़े और साथ ही साथ पोर्ट ऑफ यांगू और रेड सी में इस प्रकार से व्यवस्था की जाए कि स्पीड के साथ यहाँ से ये भेजा जा सके, तब ये एक ऑल्टरनेट पाइपलाइन है और इस पर काम शुरू हो चुका है प्रवीण जी। तो अगर ईरान इस बात को नहीं समझा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देने में ही उसकी भलाई है, तो आगे चल के सबसे बड़ा विनाश ईरान का ही होने वाला है। जी ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर भरत का भी कोई बिंदु था, और ये बड़ा ल्यूक्रेटिव, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा आकर्षक विषय है। अगर मैं शिया सुन्नी धार्मिक लड़ाई पर चले, सुनने वाले और समझने वाले दोनों, मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आने लगता है, लेकिन हम विषय से हट जाएंगे। इसलिए शबीर भाई ज़रा विषय को हम इस पर लाते, किसी दिन बैठेंगे इस विषय पर डॉक्टर भरत आप एक पॉइंट रखना चाहते थे, मैं चाहता हूँ वो भी आप रखें, तब फिर मैं शबीर भाई के पास जाता हूँ। ये जो पैलेस्टीन की बात हो रही है प्रवीण जी, इतिहास में कभी भी कोई पैलेस्टाइन जैसा देश हुआ ही नहीं है। मैं आपको इजराइल का पॉइंट बताता हूँ। वो बोलते हैं 4000 साल से यहूदी लोग वहाँ रहते थे। जेरूसलम उसकी स्थापना हुई थी, किंग डेविड का बेटा सोलोमन ने किया था। तो वो जो एरिया है सारा इजराइल, वो उनके यहूदियों के कब्जे में था। देखो, इस्लाम तो 7वीं सदी में आया, उसके पहले तो वहाँ यहूदी लोग ही रहते थे। क्रिश्चियनिटी भी 2000 साल से आई, उसके पहले तो यहूदी लोग भी रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये जो सारा इलाका है, जो बोलते हैं ग्रेटर इजराइल, वो तो हमारा है। आप बोलते हैं वो पैलेस्टाइन है, वेस्ट बैंक है। इजराइल बोलता है नहीं, ये जुडेया और समारिया है। हम बात करते हैं गुड समारिटन। गुड समारिटन शब्द कहाँ से आया? कि जो समारिया की बात थी, और समारिया इजराइल बोलता है हमारा प्रोविंस है। तो ये 4000 साल पुली लड़ाई है। अब क्या हुआ, तुर्की के ऑटोमान एम्पायर ने 300 साल तक वो जगह पर कब्जा किया। तो इजराइल बोलता है उन लोगों ने अरब लोगों को इजिप्ट से और सऊदी अरेबिया से लाकर वसाया ये एरिया में, लेकिन ये एरिया तो हमारा है। देखो, ऐसी लड़ाई तो चलती रहती है। हम बोलते हैं ये अरुणाचल प्रदेश है, चाइना बोलता है नहीं वो हमारा प्रदेश है। तो ये जो लड़ाई चल रही है वेस्ट बैंक की, इजराइल बोलता है जुडेया और समारिया हमारे प्रोविंस है, ये बोलता है पैलेस्टीन है। अब आप देखो, तो जब तुर्की और ऑटोमान एम्पायर हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद ये मिडिल ईस्ट का कब्जा दे दी गया ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन ने 1917 उसमें बाल्फोर डिक्लेरेशन किया कि जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे, उसमें उनसे बोला कि हम पैलेस्टाइन देंगे, लोगों को देंगे और इजराइल को देंगे। तो इजराइल को तो दिया, लेकिन जो जॉर्डन बनाया था, जॉर्डन वॉज फॉर पैलेस्टीनियन पीपल। अब जॉर्डन ने क्या किया? अब आप बात करते हैं कत्ल की। 1917 में 1970 में जॉर्डन में कितने पैलेस्टीनियन की कत्ल हो गई, और किसने की? पाकिस्तानी। जॉर्डन ने पाकिस्तानी सैनिकों को बुलाया 1970 में, और करीब 10,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियों को मार गिरा। वो कोई बात नहीं करती है, ईरान कब नहीं गया, लेकिन उसकी बात अलग थी। दूसरा, आप धन का एंगल करते हैं। अच्छा, 1970 में एक अमेरिकन डॉलर बराबर 70 ईरानियन रियाल का करेंसी था। अब देखो, ये आयतोल्ला रेजिम ने अपने ही लोगों की कैसी बर्बादी की है। आज क्या एक्सचेंज रेट है? $1 के बराबर 11,375,000 रियाल है। और इस समय पर आपका फ्रेम फ्रीज हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। जी जी, बोलिए बोलिए डॉक्टर भरत, पूरी करिए बात। तो मैं क्या बोलता हूँ कि
ये कभी डिस्कस नहीं हुआ है। ये बोलता है कि IRGC क्या बोल रहा है, आयतुल्ला ठीक है, गॉट इट। बोलता हूं कि ईरान आपने के जो जो बात लोग बोली हैं, ना, वो वही डिटेलिंग है जो प्रोफेसर जोशी ने कहा था। उन्होंने कहा था आपकी इकोनॉमिक हालत खराब होने की वजह जो आप बताते हो वो ना होकर आतंकियों को या ये जो आपने प्रॉक्सी वॉर के लिए जो फंडिंग की है ना, इन लोगों को तैयार किया है, इसने ज्यादा आपको तोड़ा है, हालत ज्यादा खराब हुई है। खैर ये मसले तो हैं ही, फिर भी शब्बीर साहब को सुनना जरूरी है। अब काफी कुछ बोल दिया गया है तो मैं अब इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करता हूं। आप बोलें शब्बीर साहब। थैंक यू वेरी मच। पहले तो जहाँ तक के इसराइल की बात है, और सही फरमा जनरल साहब ने भी के प्रिंसिपल जो लड़ाई है पिछले 100 साल से इस रीजन में, वो इसराइल को लेकर है। तो यहाँ पर आप देखिए, एक तो प्रॉमिस लैंड बता रही हैं प्रोफेसर साहिबा। प्रॉमिस लैंड की जहाँ तक की बात है, यानी आज इस जमाने में आप कह रहे हैं कि प्रॉमिस लैंड बेस बने किसी कंट्री को बनाने का, ऐसा हो सकता है? अगर मैं किसी किताब से, किसी पुरानी किताब में से निकाल कर रहा हूँ कि प्रॉमिस लैंड मेरे लिए बनाया जाकर ऑक्युपाई करूं, क्या ये जस्टिफाई होगा? और ये प्रॉमिस लैंड का नारा लगाने वाले कौन लोग हैं? थियोडर हेrzl हैं, बेन गुरियन हैं। ये खुद एथिस्ट थे, ये खुद अपने आप को यहूदी कहते थे, लेकिन रेस के एतबार से ये लोग का कोई दीन और मजहब भी नहीं था। ये कहां से जाकर प्रॉमिस लैंड में मानने लग गए हैं? ये कहां से जाकर किसी किताब में मानने लग गए हैं? और बात यह है कि देखिए, सबसे पहले इस लैंड पर न्यू बेबीलोनियंस 2500 साल पहले उन्होंने हमला किया और सारे यहूदियों को उठाकर लेके कहां पर जो है बगदाद। देखिए ये ऐतिहासिक बिंदु है। मैंने कहा था शब्बीर साहब, मैं क्षमा के साथ में आपको रोक रहा हूँ। ये बहुत डिटेल्ड विषय है। मैं नहीं चाहता कि ये विषय ऐसे ही कहीं पर छूट जाए, क्योंकि हम चर्चा के अंतिम दौर में जा रहे हैं। इसलिए मैं क्षमा चाहूँ, इस पर करेंगे हम लोग बात निश्चित तौर पर। डॉक्टर भरत ने और आपने जो बातें कही है ना, वो समझने वाली बातें हैं। दोनों ही तरफ सही होता है, लेकिन उसको समझने का और उसको कब किस बिंदु पर उठाना, मैं तो कहता ही हूँ हमेशा, अभी जो चल रहा है उसकी बात की जाए, अभी जो चल रहा है उसकी बात की जाए। तो उसमें जनरल कटोच ने एक बात कही है, मैं चाहूंगा एंड पॉइंट उस पर दें। आप लोगों को ये कमर्शियल जहाज़ों पर हमला नहीं करना चाहिए था। वर्तमान की जो परिस्थितियां, ताज़ा हमला है उसका जिम्मेदार ईरान है, जो ईरान के प्रति पहले सहानुभूति का भाव बन रहा था वो उलट गया है। सारी दुनिया को समझ में आ रहा है कि आप भी बाज नहीं आ रहे हो, सीधे शब्दों में। देखिए जो आइंदा में जो होता है उसको हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अब जो है मैं ये कहूंगा, यूएस को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये मानने के बाद कि ईरान अरेंजमेंट्स करेगा यहाँ के पैसेज के, उसके बाद एक नया पैसेज नहीं खुलना चाहिए था। मैं रूट को ये मानूंगा, मैं ये कहूंगा, ईरान तक की बात है, अगर उसको उसकी सिक्योरिटी परवाह है तो उसकी जरूरी है कि इस पर्शियन गल्फ पर कंट्रोल रखना जरूरी। ईरान के बिहाफ पे आप अभी इसकी गलती माने ना माने तो कोई मायने भी नहीं रखता है कि हम अगर यहाँ पे मान भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्टैंड जरूर रख रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है लड़ाई रोकने के लिए, जनरल कटोच, क्या आपको लगता है, बहुत शॉर्ट कमेंट, क्लोजिंग कमेंट आपका चाहूंगा, लड़ाई रुकने, आपने क्योंकि कहा है कि ये रुक जाएगी, आपको ऐसा लगता है, तो रुकने की परिस्थितियां क्या होंगी, शर्तें क्या होंगी? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, ये इन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर नहीं है। ये लड़ाई जो है ये मिसाइल के तौर पर लॉन्ग रेंज डिस्टेंस पर हो रही है। इस प्रकार की लड़ाइयाँ ज़्यादा नहीं चलती हैं। फर्ज करो अगर अमेरिका ये भूल करता है कि अपने ट्रूप्स को ईरान में लैंड करता है, तब तो ये लड़ाई अगले 10 साल तक चलेगी। अब जाके मुझे तो पूरा भरोसा है, चलो ये फायरिंग चल रही है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता ये ख़त्म हो जाएगी और फिर से बातचीत शुरू होने वाली है, क्योंकि इसमें सभी का, ईरान का भी भलाई इसमें है और अमेरिका का भी। तो ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अब मैं मतलब मुझे अफगानिस्तान का उदाहरण याद आ रहा था, मन में एकदम से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। फिर जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, पर इस स्तर तक भी गए, लड़ाई हुई तो फिर गए उस स्तर तक। नहीं, अगर अमेरिकन ट्रूप्स ईरान के बीच में आ गए, तब आप यकीन करिए वो वहां से निकलेंगे नहीं और ये लड़ाई अफगानिस्तान। ठीक है, फिर भी मैं आपके पॉइंट, क्योंकि आपकी समझ सबसे ज्यादा है सामरिक दृष्टिकोण से, तो इस पॉइंट पर रहते हैं। आपको लगता है कि जल्दी खत्म होगा, लेकिन देखते हैं उसका पॉइंट क्या निकलता है। जनरल कटोच आपका धन्यवाद, शबीर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर भरत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रोफेसर जोशी आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विशेषज्ञों से आज बात हुई, हालांकि बहुत डिफरेंट एंगल है। ये लड़ाई है तो बहुत सीरियस, होर्मुज को लेकर ये लड़ाई चल रही है, लेकिन वैकल्पिक रास्ते खुल जाएंगे। जहां तक भारत पर असर का सवाल या अन्य देश, तो खर्चीला हो सकता है, अन्य रास्तों से आएगा तो आपको तेल, पेट्रोलियम, दूसरे सामान महंगे पड़ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, लेकिन इसके सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी।
और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी फिलहाल अमेरिका ने जिस तरह का स्टैंड लिया या ईरान भी जिस तरह से अड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि किसी ना किसी चीज़ को हासिल किया तो अमेरिका होर्मुज पर कब्जा करे, ये उसकी चाहत है और ईरान होने ना दे, यहाँ पर बात अड़ी हुई है। अब देखते हैं आने वाले 2-3 दिन में क्या होता है, अपडेट देते रहेंगे। बात इंडिया की में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद भी।